अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। आई एम मर्सल अस्करी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में न्यू क्लासिकल एज की ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को स्टडी करेंगे और इसके बाद मैं इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया था, यानी कि अगर आपने मेरा न्यू क्लासिकल एज का पार्ट 1 मिस कर दिया है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लेक्चर सुन सकते हैं। इसके अलावा मैंने PPSC एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर भी डिलीवर किए हुए हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वो लोग भी आप जाकर सुन सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आइए अब हम ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज को स्टडी करते हैं। इस एज में मटीरियलिज्म का इन्फ्लुएंस था, यानी कि अथॉरिटी और इनलाइटमेंट का, और इस एज में लोगों में शऊर आ रहा था और लोगों को पता लग गया था कि पावर और अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। लोग मादियत की तरफ जा रहे थे। इस एज में इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स एक करैक्टरिस्टिक्स है, यानी लोग रोमन और ग्रीक्स को ट्रांसलेट करके पढ़ रहे थे या फिर उनको नकल करके वर्क्स लिख रहे थे। इस एज में लोगों को कंसेप्ट ऑफ नेचर का पता लग रहा था, यानी लोगों को ह्यूमन नेचर के बारे में पता लग रहा था। और फिर उन्होंने कंसेप्ट ऑफ मैन दिया और उसमें उन्होंने मैन को चीप और लिमिटेड दिखाया। इस एज में नॉवल की शुरुआत हुई और थिएटर का डिक्लाइन हुआ। इस एज में एक और न्यू ट्रेंड्स भी चल रहा था। वो ट्रेंड्स ये था कि रोमन और ग्रीक कोटेशन को यूज करके कुछ नए वोकेबुलरी वर्ड्स भी निकाले जा रहे थे। इस एज में लोगों ने सोशलिज्म को छोड़कर इंडिविजुअलिज्म को अपना लिया। इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पे मतलब है कि लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, उनको किस चीज़ में फ़ायदा है। और यहाँ पे सोशलिज्म का मतलब है कि लोग सबके बारे में सोचते हैं। और आप कह सकते हैं कि इस एज में लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, यानी मटीरियलिस्टिक बन रहे थे। इस एज की एक और करैक्टरिस्टिक्स है स्कॉलरली एल्यूजन। यहाँ पे एल्यूजन का मतलब है कि कोई इनडायरेक्ट या कोई पास्ट का रेफरेंस देना, और यहाँ पे स्कॉलरली का मतलब है कि सुकरात वगैरह के वर्क को स्टडी करने के बाद उनकी स्टोरी या मिथ वगैरह का जिक्र करना। इस एज में डायडेक्टिज्म एक करैक्टरिस्टिक्स है। इस एज में न्यू क्लासिकल पोइट डायडेक्टिक पर्पस ऑफ पोइट्री पर स्ट्रेस करते थे। डिडक्टिज्म का मतलब है कि मोरल और एथिकल वैल्यूज़ पर रिजिड हो चुके थे, मतलब कि एथिकल और मोरालिटी की बात करने लग गए थे। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है हीरोइक कपलेट। ये एक इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। इसको लोग वर्स के अंदर यूज़ करने लग गए थे, यानी जिनमें एम्बिक पेंटामीटर हो और वो 2 लाइंस की वर्स हो। इसको ज़्यादातर चौसर ने यूज़ किया और फिर उसके बाद अलेक्जेंडर पोप ने इसको यूज़ किया। इनका तल्लक 17 और 18 सेंचुरी से है और फिर पोप इस एज में बहुत बड़े लिटरेरी फिगर हैं। इस एज में नो पैशनेट लिरिसिज्म एक और इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है, यानी इस एज में नो पैशनेट लिरिसिज्म आ गया। लोग रोमांटिक चीज़ों से अलग थलग हो रहे थे और उन्होंने इमोशन, फीलिंग और पैशन को छोड़ दिया और लॉजिक की तरफ आ गए, यानी चीज़ों को लॉजिकली देखना और सीखना शुरू कर दिया। इस एज में आपको ऑब्जेक्टिविटी भी नज़र आएगी और इस एज में जो पोइट्स थे वो सब्जेक्टिव चीज़ों के खिलाफ हो चुके थे और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आ गए थे। इस एज में उन्होंने फीलिंग्स और इमोशन को इग्नोर किया और इस एज में उन्होंने ज़्यादातर एलर्जी, मिजरी और हार्डशिप को डिस्कस किया और इसके अलावा उन्होंने इंसान की असल प्रॉब्लम को डिस्कस किया। इस एज में पोइटिक डिक्शन भी चेंज हो रही थी। इस एज में पोइटिक डिक्शन बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी, फॉर्मल और लेस फ्लेक्सिबल हो गई थी, लेकिन ईजी टू यूज़ थी। इस एज में आपको विट, रेशनलिज्म और डिकोरम नज़र आएगा, चाहे वो पोइट्री हो, ड्रामा हो या लिटरेचर हो या फिर थिएटर का कोई भी सब्जेक्ट हो। और यहाँ पे रेशनैलिटी का मतलब है समझदारी और विट का मतलब है चालाकी और डिकोरम का मतलब है कि किसी चीज़ की सजावट करके उसको पेश करना। मतलब ये है कि इस एज में हर चीज़ को सजावटी बनाकर पेश किया जा रहा था। इस एज में यूनिटीज ऑफ अरिस्टोटल दोबारा से अप्लाई होने लगी थी क्योंकि क्लासिसिज्म को फॉलो किया गया था। यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम नज़र आएगा इस एज में आपको। इस एज में फ़िलासफ़ीज़ और रेटरिक पर फोकस नज़र आएगा, यानी लोगों ने फ़िलासफ़िकल और रेटिकल चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। आर्ट ऑफ परसुएसिव
शुरू हो गई थी, यानी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई थी, प्रेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी और लोगों ने डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा फिलोसफिकल नोशन तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ सच्चाई के बारे में भी बताया जा रहा था कि सच तो कड़वा होता है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, जनरलिटी, मोरालिटी, रियलिटी के रूल्स को डिस्कस किया जा रहा था। इस एज में एथिकल और फिलोसफिकल फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा रहा था। इस एज में नो मिक्सिंग ऑफ जॉनरा था, यानी कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स नहीं किया जाएगा। उस वक्त ये रूल्स होते थे कि कोई भी रिजिड, स्ट्रिक्ट या रॉन्ग काम नहीं किया जाएगा। अगर कॉमेडी है तो वो कॉमेडी होगी, अगर वो ट्रेजेडी है तो वो ट्रेजेडी होगी, यानी इनको मिक्स अप नहीं करना है, इनको मिक्स नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्ले मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट्स। इस एज में जो प्ले होता था उसमें 5 एक्ट्स मुतारफ करवाए गए थे। थिएटर में ड्रामा को सेलिब्रेट करने के लिए कॉस्ट्यूम्स और सीनरी को रीयूज किया गया। इस एज में एक्टिंग भी चेंज हो चुकी थी। पहले ये होता था कि फीमेल का करैक्टर भी मेल ही करते थे, लेकिन इस एज में फीमेल का करैक्टर फीमेल ने ही किया। इस एज में स्टेज को रिच सीनरी से बनाया जाता था और इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी दिए जाते थे और स्टेज की लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी की जाती थी। अब हम इस एज के इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। अब आपको इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जी, अभी आपने इम्पोर्टेंट राइटर और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखा, लेकिन इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉन ड्राइडन और उनके वर्क्स, डेनियल डॉफी और उनके वर्क्स, जोनाथन स्विफ्ट और उनके वर्क्स, अलेक्जेंडर पोप और उनके वर्क्स, सैमुअल जॉनसन और उनके वर्क्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ और उनके वर्क्स, विलियम कूपर और उनके वर्क्स शामिल हैं। ये सब इम्पोर्टेंट राइटर हैं और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जी व्यूवर्स, इसी पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो इससे पिछला लेक्चर मेरा देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।